राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक रानी की बड़ी दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था, लेकिन वह राजा लड़कियों से बड़ी नफरत करता था। उसे लड़कियां एक आंख नहीं सुहाती थीं। एक बार राजा ने अपनी रानी से कहा कि देखो रानी, कभी हमारे लड़की हुई तो देखो मुझे लड़कियों से सख्त नफरत है, और अगर हमारे लड़का हुआ तो वही हमारा भावी राजकुमार आने वाले समय में राजा बनेगा, लेकिन कभी भी हमारे लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए। और एक बार रानी जब गर्भवती हो गई तो राजा यह बात सुनकर तो खुश हुआ कि रानी गर्भवती हो गई है, लेकिन राजा अपनी रानी से फिर वही बात बोला, देखो रानी, अगर तुम्हें लड़का हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की हो गई तो तुम उसे जिंदा दफना देना, नहीं तो तुम्हारी भी खैर नहीं है। अब रानी बेचारी राजा की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गई। अगर राजा के बेटी हो गई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगे और रानी के प्रसव का समय निकट आ रहा था, लेकिन जिस समय उसे बच्चा होने वाला था उससे कुछ दिन पहले ही राजा को जो अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। राजा ने अपनी रानी से फिर वही बात दोहराई कि देखो रानी, अगर बेटा हुआ तो ही रखना है, और अगर लड़की हो गई तो उसे जिंदा दफना देना, यह बात याद रखना। अब तो राजा यह बात कहकर दूसरे राज्य को चला गया। उधर कुछ दिनों के बाद रानी को जो प्रसव वेदना शुरू हो गई और रानी ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। कन्या को देखकर रानी घबरा गई कि अब क्या होगा। उसने कहा था राजा ने कि अगर लड़की हुई तो उसे दफना दे, लेकिन रानी सोचने लगी, मैं अपनी पुत्री को दफनाना नहीं चाहती। उसकी ममता आड़े आने लगी। भला कोई भी माँ अपनी औलाद को कैसे दफना सकती थी। तब जिस दाई ने रानी का प्रसव करवाया था वह रानी से बोली, रानी साहिबा, आप चिंता ना करो, आपको जो भी परेशानी है मुझे बताइए। रानी की जो दाई थी वह बहुत ही विश्वास पात्र थी, तो रानी ने अपनी सारी बात उस दाई को बता दी। दाई ने कहा, रानी साहिबा, आप चिंता ना करो, मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं इसे दफनाऊंगी नहीं और इसे अपने घर में पालूंगी। आप इसकी जरूरतों का सारा सामान मेरे घर पर भिजवाते रहना। रानी को दाई की यह बात सही लगी। उसने ऐसा ही किया। दाई को रानी ने बहुत सारे जेवर दे दिए। अब दाई उस छोटी सी लड़की को लेकर वहां से चली गई। महल में सब लोगों को यही लगा दाई ने छोटी बच्ची को दफना दिया है, लेकिन दाई ने उस बच्ची को अपने घर ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। जब राजा वापस आया तो राजा को खबर दे दी गई कि लड़की हुई थी और उसे मरवा दिया गया। राजा यह सुनकर बड़ा खुश हुआ, चलो जान छूटी, लेकिन होने वाला तो कुछ और ही था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीता और रानी फिर से एक बार फिर गर्भवती हुई। इस बार रानी को बेटा हुआ तो महाराज बड़े खुश हुए। सारे नगर में बहुत खुशियां मनाई गई और जश्न मनाए गए, मिठाइयां बंटवाई गई। यह सब देखकर रानी को अपनी बेटी की याद आ रही थी। ना जाने आज मेरी बेटी मेरे पास होती तो अपने भाई को देखकर वह भी कितना खुश होती, और यह सोचकर रानी बेचारी उदास हो जाती। और रानी अब अपनी बेटी को कभी कभी चुपचाप छिप छिप के जो दाई के घर मिलने चली जाती थी और उसे देखकर बहुत खुश होती, क्योंकि रानी की बेटी बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब जो रानी की बेटी थी वो जवान होने लगी। उधर उसका भाई भी बड़ा हो गया। दोनों के बीच बस 1 साल का ही अंतर था। एक दिन रानी बोली, राजा साहब, अब हमारा पुत्र बड़ा हो गया है, इसके विवाह के बारे में सोचिए। तो राजा ने कहा, मैं अपनी पसंद की लड़की से ही राजकुमार का विवाह कराऊंगा
और एक दिन राजा जो शिकार पर जा रहा था और उधर से वह दाई अपनी बेटी के साथ नगर में चली आ रही थी, तभी राजा की नजर उस लड़की पर पड़ गई। लड़की बहुत सुंदर थी। ऐसी लड़की राजा ने पहले कभी नहीं देखी थी। तो राजा ने घर आकर रानी से कहा, रानी, आज मैंने एक बड़ी सुंदर लड़की देखी है और मैं उसी के साथ अपने राजकुमार का विवाह कराऊंगा। रानी ने पूछा कि राजा साहब, आपने कौन लड़की देखी है? तब राजा कहने लगा, रानी, जो हमारी दाई है उसी के घर में वो लड़की रहती है। जब यह बात रानी ने सुनी और उसे पता चल गया कि वह लड़की तो कोई और नहीं, मेरी ही पुत्री है और राजा अपनी ही बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह कराना चाहता है, तो यह सुनकर रानी सहम गई। लेकिन कह तो वह कुछ नहीं सकती थी और राजा उसे वहीं पर खत्म कर देता। राजा ने विवाह का प्रस्ताव अब उस दाई के घर भिजवा दिया। लेकिन जब दाई को पता चला कि इसका विवाह उसके भाई के साथ कराना चाहता है राजा, तो उसने तुरंत मना कर दिया कि मेरे घर पर आज के बाद कोई रिश्ता लेकर मत आना, क्योंकि तुम्हारा और हमारा कोई मेल नहीं है। हम ठहरे गरीब और राजा साहब का बेटा तो बहुत अमीर है, हम उससे अपनी बिटिया का विवाह नहीं करेंगे। राजा ने जब दाई की यह बात सुनी तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने दाई को अपने महल में बुलवाया और उसे खूब कोड़े मारे। जब जब मार पड़ती रही और दाई बेचारी दर्द से करहाती रही। राजा ने तब तक कोड़े बरसवाए जब तक कि वह बेसुध होकर गिर नहीं गई। उसने गुस्से में आकर दाई ने राजा को सारी बात सच सच बता दी, जो उसे बताना नहीं चाहिए था। दाई ने कहा, हे राजन, जिस लड़की से तू अपने बेटे का विवाह कराना चाहता है, तुझे पता भी है मूर्ख कि वह कौन है? राजा यह सुनकर सहम गया कि यह दाई कहना क्या चाहती है। तब दाई ने कहा, राजा, वह कोई और नहीं, तेरी ही औलाद है, तेरी ही बेटी है जिसे तू अपने बेटे का विवाह कराना चाहता है। क्या भाई बहन का विवाह होता देखा है कहीं? राजा ने जब यह हकीकत जानी तो राजा बहुत डर गया कि यह मैं क्या अनर्थ करने जा रहा था। लेकिन राजा को गुस्सा भी बहुत ज्यादा हुआ। उसने अपने बेटे को ही आदेश दिया, राजकुमार, जाओ और अपनी बहन को लेकर जंगल में चले जाओ और उसे मारकर ही वापस आना, और सबूत के तौर पर उसकी आंखें और थोड़ा सा खून लेकर आना, जिससे मुझे यकीन हो जाए कि अब वह लड़की मर चुकी है। राजा के राजकुमार ने पहली बार अपनी बहन को देखा था, तो वह उससे कैसे जुदा हो सकता था। पहले तो वह अपनी बहन के गले लगकर बहुत रोया। फिर उसे जंगल में ले गया। उसने सारी बात अपनी बहन को बता दी। बहन, आज पिताजी ने तुझे मारने के लिए यहाँ मुझे भेजा है और तेरी आंखें और तेरे शरीर का थोड़ा खून भी मंगवाया है, जिससे उन्हें यकीन हो जाए। तो मैं तो तुझसे कहता हूँ बहन, तू यहाँ से भाग जा, जल्दी चली जा, और मैं पिताश्री से झूठ मूठ बोल दूंगा या कोई बहाना बना दूंगा। बहन ने कहा, भैया, आज तुम मुझे मार ही डालो, मेरी आंखें निकालकर पिताश्री को दे देना, नहीं तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसके भाई ने अपनी बहन को बहुत समझाया कि बहन तू चली जा, मैं सब देख लूँगा जो भी होगा। लेकिन बहन उसे बार बार यही कहती रही, नहीं भैया, मैं तेरी बलि नहीं चढ़ने दे सकती। लेकिन भाई ने आखिरकार अपनी बहन को राजी कर लिया और उसे दूर जंगल में भेज दिया। उसके बाद भाई ने एक हिरन का शिकार किया, उसकी आंखें निकाली और थोड़ा सा खून अपने साथ ले लिया और अपने पिता को ले जाकर दिखा दिया। पिता ने भी उसकी आंखें जो देखी तो उसे यकीन हो गया कि यह मेरी बेटी की आंखें हैं। उधर रानी रोते रोते अपने बेटे से बोली, बेटा, क्या तूने सच में अपनी बहन को मार दिया? तब राजकुमार ने कहा, नहीं माँ, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने तो उसे भगा दिया है। लेकिन पिताजी को यकीन दिलाने के लिए मैंने हिरन का शिकार करके उसकी आंखें उन्हें दे दी। अब तो रानी को बड़ा संतोष हुआ और उसने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान,
मेरी बेटी की रक्षा करना। अब तू ही उसका ध्यान रखना। उधर राजकुमारी जंगल में ही रहने लगी। फल फूल तोड़कर खाने लगी बेचारी। कभी झाड़ियों के नीचे सोती तो कभी किसी पेड़ पर चढ़कर बैठी रहती। ऐसे ही बेचारी अपना समय बिता रही थी और धीरे धीरे कुछ दिन ही बीते थे। अब तो उसके कपड़े भी फटने लगे थे। एक दिन उसी रास्ते से एक राजा जा रहा था। राजा थक गया था तो वह उसी पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। उसी पेड़ पर वह लड़की बैठी हुई थी। उसके शरीर पर कपड़े भी बहुत कम बचे थे, इसलिए वह नीचे भी नहीं आ सकती थी। उसने जल्दी से कुछ पत्ते तोड़े और अपने शरीर पर बांध लिए। उधर राजा पेड़ के नीचे लेटा लेटा पेड़ की ओर देख रहा था। तभी उसे उन पत्तों में छिपी हुई वह लड़की दिखाई दे गई। राजा ने कहा, तुम जो भी हो, अप्सरा हो, परी हो, भूत हो, पिशाच हो, जो भी हो, मेरे सामने आओ, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। तब लड़की बोली, महाराज, मैं पास के राज्य की ही लड़की हूँ, लेकिन मेरे शरीर पर इस वक्त कोई कपड़ा नहीं है और आपके नीचे जो चादर बिछी हुई है, अगर आप वो ऊपर की ओर फेंक देंगे तो मैं उसे लपेट कर नीचे आ जाऊंगी। तब राजा ने वह चादर उस लड़की की ओर फेंकी। लड़की ने अच्छे से वह चादर अपने शरीर पर ढकी और नीचे उतर आई। राजा ने जब इतनी सुंदर लड़की के चेहरे को देखा तो देखता ही रह गया। उसे उससे प्यार हो गया और वह राजा उस लड़की से बोला, सुंदरी, तुम जो भी हो, मुझे उससे कोई परवाह नहीं, लेकिन क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मुझसे विवाह करोगी? अब लड़की भी बेसहारा थी, जंगल में दर दर भटक रही थी। जंगली जानवरों के खाने का भी बहुत डर था, तो उसने राजा से विवाह करने को कह दिया और खुशी खुशी राजा के साथ चली गई। राजा ने अपने राज्य में ले जाकर उस लड़की से विवाह कर लिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। धीरे धीरे एक साल बीत गया। एक साल बाद लड़की ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया। राजा ने उस समय रानी से पूछा, रानी साहिबा, अब तो बता दो कि तुम कौन हो और कहाँ से आई थी। लेकिन रानी ने बात टाल दी और राजा फिर से वह बात भूल गया। ऐसा करते करते रानी के दूसरा बेटा हुआ। राजा ने खुशी के मौके पर फिर से रानी से वही सवाल किया, लेकिन रानी ने उस वक्त भी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। और ऐसे ही करते करते रानी के तीसरा बेटा भी हो गया। अब तो राजा ने ठान लिया, इस बार मैं रानी से उसकी सच्चाई जरूर पूछूंगा। राजा ने उसकी सच्चाई जानने के लिए बहुत जोर दिया, तो रानी को असलियत बतानी पड़ी। राजा ने जब अपनी रानी की यह दुख भरी दास्तान सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, रानी, मैं तुम्हारे पिता से तुम्हें मिलवाऊंगा। क्या गलती थी जो तुमने उसके साथ ऐसा किया? मैं राजा से जरूर पूछूंगा। ऐसा सुनकर रानी जो घबरा गई, बोली, महाराज, मैं जैसी भी हूँ, जहाँ भी हूँ स्वामी, मैं खुश हूँ। मुझे अपने पिता के पास नहीं जाना और आप मुझे मत लेकर चलो। लेकिन राजा नहीं माना, कहने लगा, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। प्रिय, तुम अपनी माता और भाई से ना जाने कब से नहीं मिली हो, मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलवाऊंगा। यह सुनकर रानी बहुत घबरा रही थी कि मेरा दुष्ट बाप मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन राजा जिद करके बैठा था। जाने का समय भी तय हो गया, लेकिन अफसोस की बात थी, राजा को उसी समय कुछ जरूरी काम आ गया। राजा ने अपनी रानी के साथ अपने राजमंत्री, राजगुरु और अपने विश्वसनीय मित्र को भेज दिया और उसके साथ बहुत सारे सैनिक भी भेज दिए और अपनी पत्नी से कहा कि रानी, मैं चौथे पड़ाव पर तुमसे आकर मिलूंगा, फिर साथ ही मैं तुम्हारे पिता के यहाँ चलूंगा। रानी डरते डरते उनके साथ अपने पिता के राज्य की ओर चली गई। जब उन्होंने पहला पड़ाव डाला तो वहां पर सैनिक तंबू लगा रहे थे। रानी के तंबू के पास ही एक और तंबू लग रहा था। रानी ने पूछा कि यह किसका तंबू है? तब सैनिकों ने बताया कि यह मंत्री साहब का तंबू लगा रहे हैं। अब तो रानी मंत्री जी के पास गई और कहने लगी, राजमंत्री जी, आपको पता है ना
कि मैं एक राजा की पुत्री हूँ और एक राजा की पत्नी हूँ, फिर भी तुम मेरे पास अपना कैंप क्यों लगवा रहे हो? इस पर राजमंत्री कहने लगा, हे रानी, राजा ने तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमें भेजा है, इसलिए हमें ना चाहते हुए भी तुम्हारे पास ही तंबू लगवाना पड़ेगा। अब रानी कुछ ना कह सकी और अपने तंबू में चली गई। ना जाने क्यों रानी को राजमंत्री पर शक हो रहा था। जैसे ही रात गहराती चली गई और आधी रात को ही वह राजमंत्री रानी के तंबू में आ गया और रानी से जब किसी को अपने तंबू में रानी ने देखा तो वह अचानक से चौंक कर उठ गई और सामने मंत्री को देखकर कहने लगी, महामंत्री, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम तंबू में मेरे अकेले आ गए? लेकिन मंत्री को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो रानी को अपने मंसूबों के लिए ढूंढ रहा था। उसकी तो नीयत खराब हो चुकी थी। वह रानी के साथ कुकर्म करना चाहता था। रानी मंत्री के मंसूबों को पहचान गई। उसने उससे बहुत मिन्नत की, लेकिन वह महामंत्री नहीं माना और रानी की तरफ बढ़ने लगा। रानी ने तुरंत अपने बड़े बेटे को मंत्री के आगे लाकर खड़ा कर दिया और कहने लगी कि तुम्हें इसकी सौगंध, तुम वापस चले जाओ। राजा साहब को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? तुम वापस जाओ, मेरा मान भंग मत करो। लेकिन मंत्री ने कुछ नहीं सोचा और उसके सर पर उस वक्त हैवानियत सवार थी। वह तो कुछ और ही मंसूबे लेकर उस तंबू में आया था। उसने तुरंत तलवार निकाली और रानी के बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर तो रानी के होश ही फाख्ता हो गए। वह समझ गई मंत्री के सिर पर शैतान बैठ चुका है और वह मुझे अब नहीं छोड़ेगा। तब रानी ने बहुत ही समझदारी से काम लिया और वह मंत्री से कहने लगी, देखो मंत्री जी, मैं एक राजा की पत्नी हूँ, उसके साथ साथ मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। जब तक यह मंगलसूत्र मैं बाहर नहीं फेंक दूंगी तब तक तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं यह मंगलसूत्र बाहर फेंक दूंगी, उसके बाद तुम्हारा जो मन करे वह मेरे साथ करना। मंत्री तो अपने मंसूबों को पूरा करना ही चाहता था, इसलिए उसने रानी को बाहर जाने की इजाजत दे दी। रानी झट से बाहर भाग गई। भागते भागते वह रानी जंगल में पहुंच गई और घनी झाड़ियों के बीच जाकर छिप गई। उधर मंत्री बहुत देर तक रानी का इंतजार करता रहा, लेकिन रानी वापस अपने तंबू में नहीं पहुंची। अब तो मंत्री को बड़ा गुस्सा आया। वह भी रानी के पीछे पीछे जंगल में चला गया और उसने रानी को बहुत खोजा, लेकिन रानी उसे कहीं नहीं मिली। अब तो सुबह भी होने वाली थी, इसलिए वह मंत्री वापस वहीं पर आ गया और उसने रानी के बेटे की लाश को उठाया और कहीं दूर जाकर दफना दिया और चुपचाप आकर अपने तंबू में सो गया। रानी भी सुबह होते ही धीरे धीरे अपने तंबू में आकर बैठ गई, लेकिन वहाँ उसने जब अपने बेटे को नहीं देखा तो वह वहाँ बड़ा रोई और उसने सोचा, जरूर इसने मेरे बेटे की लाश कहीं दफना दी होगी। अब तो वह चुपचाप उन सिपाहियों के साथ आगे बढ़ने लगी। अब दूसरा पड़ाव आया, फिर से तंबू लगने लगे। अब रानी के तंबू के पास राजगुरु का तंबू लग रहा था। रानी समझ गई, आज की रात भी काली होने वाली है, आज भी मुझे अपनी इज्जत को बचाना पड़ेगा। वह रात को सोई नहीं, चुपचाप अपने तंबू में बैठी रही। इधर राजगुरु भी आधी रात को रानी के तंबू में चला गया। राजगुरु को देखकर रानी तुरंत खड़ी हो गई और उसे ललकारने लगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, राजगुरु होकर तुम मेरे तंबू में आ गए हो, मेरे साथ कुकर्म करना चाहते हो। लेकिन राजगुरु के सर पर भी हैवानियत सवार थी। वह भी बस रानी को देख रहा था, उसे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। रानी ने अपने दूसरे बेटे को राजगुरु के सामने खड़ा कर दिया और उससे मिन्नतें करने लगी, लेकिन राजगुरु ने भी वही किया जो मंत्री जी ने किया था। तलवार निकाली और उसके बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया। बेचारी अपने दूसरे बेटे को खोकर तड़प गई, लेकिन फिर भी अपनी इज्जत तो बचानी थी। रानी ने उससे वही कहा राजगुरु से कि राजगुरु, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और जब तक यह मंगलसूत्र मेरे गले में है मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। राजगुरु,
मैं यह मंगलसूत्र पहले बाहर फेंक दूं। राजगुरु ने रानी को इजाजत दे दी तो वह रानी वहां से भाग गई और भागते भागते वह इतनी दूर चली गई जहां तक उससे भागा गया। अब रानी के होश फाख्ता हो चुके थे। वह बहुत ज्यादा थक चुकी थी। उससे अब ज्यादा दूर तक भागा नहीं गया तो वह एक पत्थर के टीले के पास जाकर छिप गई। उधर राजगुरु रानी का इंतजार कर रहा था, लेकिन रानी वापस नहीं आई तो राजगुरु भी उसके पीछे पीछे रानी को खोजने चला गया, लेकिन राजगुरु को रानी कहीं नहीं मिली। राजगुरु वापस आया और रानी के बेटे की लाश को उठाया और उसे दफना दिया। फिर अब वापिस आकर तंबू में सो गया। सुबह होते ही रानी फिर से वापस अपने तंबू में आ गई और अपने बेटे की लाश को वहां न देखकर समझ गई कि राजगुरु ने उसके बेटे की लाश को कहीं दूर दफना दिया होगा और बेचारी खूब बिलख बिलख कर रोने लगी। अब फिर से सभी सैनिक आगे बढ़ने लगे। तीसरा जो पड़ाव आया, रानी के पास राजा के विश्वसनीय मित्र का तंबू लग रहा था। रानी समझ गई आज की रात भी बहुत काली होने वाली है। न जाने आज मुझे कैसे अपनी लाज बचानी होगी। बेचारी को बड़ी चिंता सता रही थी। शाम को ही अपने तंबू में जाकर वो बैठ गई और अपने छोटे बच्चे को सुलाने लगी। लेकिन चिंता यही थी कि आधी रात होते होते ही वह मित्र भी अपनी करामात जरूर दिखाएगा। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। आधी रात होते ही राजा का वह विश्वसनीय मित्र भी रानी के तंबू में आ गया। उसे देखकर रानी तुरंत उठ गई और बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने मित्र की पत्नी के पास आए हो। लेकिन वह कहाँ सुनने वाला था। वह तो रानी की ओर बढ़े जा रहा था, ललचाई निगाहों से रानी को देख रहा था। रानी ने उससे बड़ी मिन्नतें की और आखिर में उसने अपना छोटा बेटा उस मित्र के आगे करके कहा, तुम्हें मेरे बच्चे की सौगंध है, तुम मेरे साथ ये अत्याचार ना करो। लेकिन वह मित्र नहीं माना। उसने भी उस छोटे बच्चे की गर्दन उड़ा दी। रानी समझ गई अब यह नहीं मानने वाला है। उसने फिर से कहा, मैं तुम्हारे मित्र की पत्नी हूँ, तुम्हारी भाभी हूँ। मेरे गले में तुम्हारे मित्र ने यह मंगलसूत्र डाला है। मैं जब तक इस मंगलसूत्र को बाहर रखकर नहीं आती तब तक तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो। मित्र ने सोचा भाभी तैयार हो जाएगी। वह मौका देखते ही तंबू से बाहर निकलकर भागी और भागते भागते एक दरिया के पास पहुंच गई। रानी के तीनों बच्चे मर चुके थे। उसके आगे अपने बच्चों के चेहरे घूम रहे थे। रानी सोच रही थी, जब राजा मिलेंगे तो मैं क्या कहूंगी, तुम्हारे तीनों बच्चे मर चुके हैं। इससे अच्छा तो यही होगा मैं भी इस दरिया में गिरकर अपने प्राण खो दूं। रानी ने यह सोचा और दरिया में कूद गई। वह बहते बहते कहीं दूर निकल गई। जब सुबह हुई तो धोबी के 6 लड़के उस घाट पर कपड़े धोने आए थे। उन्होंने देखा एक औरत नदी में बही जा रही है। उन्होंने उसे बाहर निकाला। इतनी सुंदर रानी को देखकर तो मन में विचार आया, यह मेरी है, ये मेरी है। 6 के 6 भाई अब आपस में झगड़ने लगे। जब उनसे कोई निर्णय नहीं हुआ तो वे उसे अपने पिता के पास ले गए। पिता ने जब इतनी सुंदर लड़की को देखा तो पिता समझ गया यह जरूर किसी राज्य की रानी है। मेरे 6 के 6 बेटों में से इस रानी के लायक कोई नहीं है। उसने अपने बेटों को समझाया, बेटा तुम्हारी कोई बहन नहीं है, तुम इसे अपनी बहन बना लो और इसकी रक्षा करो, इसके साथ रहो। 6 के 6 भाई अपने पिता की बात को बहुत मान देते थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और उसे अपनी बहन बना लिया। अब तो रानी उन 6 भाइयों के साथ ही उनके घर में रहने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद रानी को पता चला कि वह अपने पिता के राज्य में ही आ गई है। जब वह रानी यह जान गई तो उसे धीरे धीरे यह भी पता चल गया कि उसका पिता कहानियों का बड़ा शौकीन है। वह रोज कहानियां सुनता है। तब रानी ने अपने भाइयों से कहा, भाई तुम राजा साहब को यह बता दो कि मेरी बहन बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती है।
अब तो राजा को नई नई कहानी सुनने की बड़ी इच्छा हुई। उसने उनकी बहन को अपने राजमहल में बुलवा लिया। रानी भी अपने पिता के महल में पर्दा डालकर कहानी सुनाने आ गई और अपने सामने एक पर्दा और लगवा लिया और वह रोज राजा को नई नई कहानियां सुनाने लगी। ऐसे ही कहानियां सुनाती और बहुत सारा धन राजा उसे दे दिया करता। अब तो रानी के जो 6 भाई थे, उन्हें कोई काम धंधा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वे आराम से बैठकर घर में खाते और रानी रोज अपने पिता को नई नई कहानियां सुनाने लगी। ऐसे ही एक दिन रानी का पति अपने दोस्त और अपने राजगुरु राजमंत्री से मिला। उसने जब उनसे अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में पूछा और जब उन्हें उनके साथ नहीं देखा तो चौंक गया और पूछने लगा, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कहाँ हैं? तीनों ने पहले ही एक योजना बना रखी थी। तीनों ने कहा, राजा साहब, तुम्हारी पत्नी एक डायन थी। उसने तुम्हारे तीनों बच्चों को खा लिया और ना जाने कहाँ भाग गई। राजा को उनकी बातों पर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उसे सच बताने वाला भी तो वहाँ कोई नहीं था। अब राजा को मन महसूस कर रहना पड़ा, लेकिन उसने ठान लिया था जब तक वह अपनी पत्नी के राज्य में आ ही गया है तो वह उसके पिता से जरूर मिलकर जाएगा और उसके पिता से पूछेगा कि उसने अपनी बेटी को क्यों मरवाया। राजा यही विचार करके अपने ससुर से मिलने उसके राज्य में पहुंच गया। रोज की तरह रानी उस दिन भी अपने पिता को कहानी सुनाने आई थी। उसने देखा उसका पति भी वहीं राज्य सभा में मौजूद है, तो उसके साथ उसका दोस्त, राजगुरु और मंत्री सभी सेनागण वहीं पर थे। रानी ने सोचा, इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा जो मैं अपनी सच्चाई सबको बता पाऊंगी। तो रानी ने सबसे कहा, देखो राजा साहब, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वह बहुत ही अहम कहानी है और जिसे भी जहाँ जाना है अभी चला जाए। मेरी कहानी के बीच से अगर कोई उठा तो मैं कभी भी कहानी नहीं सुनाऊंगी। राजा ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी कहानी को बीच में कोई छोड़कर नहीं जाएगा, कोई बीच में नहीं उठेगा, यह मैं वचन देता हूँ। उसने सबसे कह दिया, जिसे जो कार्य करना है अभी कर ले, फिर कहानी के बीच से कोई नहीं उठेगा। सारे के सारे अब उस लड़की की कहानी सुनने के लिए बैठ गए। रानी ने कहानी कहना शुरू कर दिया। एक राजा था, वह लड़कियों से बड़ी नफरत करता था। उसकी पत्नी जब गर्भवती हुई तो उसने अपनी पत्नी से भी कह दिया, अगर लड़की हो गई तो तुम्हें उसे मारना होगा। इस बीच राजा बाहर चला गया और रानी को लड़की हो गई। उसने उस लड़की को मारा नहीं, दाई के हाथों उसके घर भिजवा दिया। फिर दाई ने उसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया। रानी को दोबारा एक लड़का हुआ। ऐसे ही धीरे धीरे अब समय बीत रहा था। दोनों भाई बहन बड़े हो गए थे। एक दिन राजा ने उस लड़की को देख लिया। उसने अपने पुत्र के लिए उस लड़की का हाथ मांगा। जब यह कहानी राजा ने सुनी तो वह समझ गया, यह तो मेरी बेटी की कहानी है। राजा अब बदल चुका था। वह पहले ही अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचारों से दुखी था कि उसने अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, लेकिन अब हो भी तो कुछ नहीं सकता था क्योंकि वह तो मर चुकी थी। राजा यही सब सोच रहा था, लेकिन राजा ने कहा, इस कहानी को बीच में मत रोकना, मैं पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ। अब तो रानी आगे की कहानी सुनाने लगी। एक दिन दाई ने जब राजा को असलियत बताई तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने बेटे से ही अपनी बहन को मरवाने के लिए कह दिया। भाई ने बहन को मारा नहीं और जंगल में भगा दिया। वह बेचारी जंगल में दर दर की ठोकर खा रही थी कि एक दिन वहां से एक राजा गुजरा। उसने उस लड़की को पेड़ पर देख लिया और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उससे विवाह कर लिया। फिर उसके 3 बच्चे हुए। एक दिन राजा को अपनी पत्नी की असलियत पता चली तो उसने उसे उसी के पिता से मिलाने के लिए अपने दोस्त राजगुरु, राजमंत्री और अपने सबसे प्रिय दोस्त के साथ बहुत सारे सैनिकों को लेकर भेज दिया, लेकिन खुद किसी काम की वजह से आ नहीं सका। इतना सुनते ही रानी का पति चौंक गया कि यह तो मेरी पत्नी की कहानी है।
अब वह भी उस कहानी को बड़ा ध्यान से सुनने लगा। उसने कुछ हीरे मोतियों की माला उस लड़की की तरफ फेंक दी और बोला, कहानी को बीच में मत रोकना, मैं पूरी कहानी सुनूंगा। अब तो रानी आगे की कहानी सुनाने लगी। उसके साथ राजमंत्री, राजगुरु और राजा के मित्र ने क्या क्या सलूक किया, कैसे उसके तीनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। राजा ने जब तीनों मंत्री, राजगुरु और अपने मित्र की यह करतूत सुनी तो उसे उन पर बड़ा क्रोध आया। उसने उन्हें वहीं पर पकड़वा लिया। कहानी आगे बढ़ने लगी कि दरिया में बहते बहते 6 भाइयों ने उस लड़की को बचाया और फिर अपने पिता के पास ले गए। उसके पिता ने जान लिया यह कोई रानी है तो उनकी 6 भाइयों की बहन उसे बना दिया। जब लड़की को पता चला कि वह अपने पिता के राज्य में ही है तो उसने अपने भाइयों द्वारा उस राजा के पास पैगाम भिजवाया कि हमारी बहन बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती है, क्या तुम कहानियाँ सुनोगे। जब यह कहानी उसके भाइयों ने सुनी तो वो भी समझ गए यह और कोई नहीं, इसी लड़की की कहानी है। रानी ने कहानी को आगे बढ़ाया कि फिर वह लड़की रोज अपने पिता को कहानी सुनाने आने लगी। इतना सुनते ही राजा अपनी जो राजगद्दी से खड़ा हो गया और पर्दे के पीछे जाकर अपनी बेटी का घूंघटा उठा दिया और उसने अपनी बेटी से माफ़ी मांगने लगा। बोला, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझे मारने की बहुत कोशिश की। मैं इसी पश्चाताप में आज तक जल रहा हूँ कि मैंने तेरे साथ कितना बुरा सलूक किया। उधर रानी का पति भी पर्दे के पीछे आ गया और अपनी पत्नी को जिंदा देखा तो जाकर उसे गले से लगा लिया और कहने लगा, ओ प्रिय, तुम मुझे मिल गई। मुझे तुझ पर पूरा यकीन था, लेकिन मुझे कोई सत्य बताने वाला नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे पिता के पास आया था। तुम मुझे जीवित मिल गई, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। कुछ भी नहीं। अब हम दोनों खुशी खुशी अपने राज्य में वापस चले जाएंगे। उन्होंने अपने मित्र, राजगुरु, राजमंत्री तीनों को फांसी दिलवा दी और वहां से अपने पिता की आज्ञा लेकर वह फिर से अपने पति के साथ रानी अपने राज्य को चली गई और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।